क्या क्लाइमेट के बारे में सोचते हो? डू यू इवन थिंक अबाउट हाउ मच डैमेज आर यू डूइंग ऑन द एनवायरमेंट इवन बाय फार्टिंग? फार्ट से जो मीथेन प्रोड्यूस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस emissions, विच इज द ग्रीन हाउस गैस एंड eventually ओजोन डिप्लीशन. अब वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये तो डिस्कस करने वाली बात है, लेकिन हम भी उतने ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स, जितना कि लाइव स्टॉक, जितने की और इंडस्ट्रियल एमिशन. जानते हैं कैसे? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एडुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर. एक नया इनिशिएटिव, एक नई शुरुआत. सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू फील, और आप और किन चीजों पे वीडियोस देखना चाहते हैं. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मीथेन एमिशंस की. वी विल बी टॉकिंग अबाउट मीथेन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस. ये सब इग्नोर्ड टॉपिक्स हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज है एंड दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स एंड फॉर स्टेट पीसीएस स्टूडेंट्स. दोनों के लिए ये चीज जरूरी है. तो जीएस पेपर 3 मेंस का जो है इकोनॉमी सेक्शन, एनवायरमेंट और इकोनॉमी का जो सेक्शन है प्रीलिम्स में, उसके लिए स्टेट लेवल पे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, फॉरेस्ट ऑफिसर के जो तैयारी कर रहे हैं आईएफएस के पेपर की, उनके लिए, आप सबके लिए ये नॉलेज काफी जरूरी रहेगी. सो मीथेन एमिशंस के बारे में बात करेंगे. मीथेन एज अ पोल्यूटेंट कितना खतरनाक है उसके कुछ आंकड़े बताएंगे. ये आपकी आंसर क्वालिटी को ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगा, पहली चीज. दूसरी चीज, आपको प्रीलिम्स में भी ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं. मीथेन्स यानी CH4 पे सवाल पहले भी आ चुका है. दो मेजर पोल्यूटेंट्स माने जाते हैं. सबसे ऊपर होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसकी जो एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जिसकी वजह से डिप्लीशन होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. और जो दूसरी चीज है वो है मीथेन CH4. ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट करता है और एक ग्रीन हाउस गैस है. इट इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेंट और सेकंड बिगेस्ट पोल्यूटेंट आफ्टर CO2, सेकंड मोस्ट अबंडेंट GHG आफ्टर CO2. तो टोटली अगर मीथेन का एमिशन देखा जाए, सो इफ वी हैव to see it, it has contributed to about a quarter of the cumulative growth warming that has translated to 0.5 degrees of global temperature rise. ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी धरती पे जितना एवरेज टेम्परेचर है उससे आधा डिग्री बढ़ गया है. क्यों? बिकॉज ऑफ इमिशन ऑफ मीथेन. और इसी चीज को लेकर एक स्पेसिफिक समिट हुआ था 2015 में. उस समिट को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप. और क्योंकि वो पेरिस में हुआ था तो उसे पेरिस समिट या पेरिस कॉप अग्रीमेंट कहा जाता है. उस पेरिस समिट में अग्री हुआ था कि ग्लोबल टेम्परेचर्स को हम 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे, और उसका टारगेट था 2025 2025 तक हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे 1.5 डिग्री के अंदर अंदर रखना है. यानी कि जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए. 1.5 डिग्री बढ़ जाए उसके ऊपर नहीं होना चाहिए. दिस वाज द टारगेट. सो विद इन द पेरिस अग्रीमेंट लिमिट ऑफ 1.5 डिग्री वार्मिंग लिमिट. तो हमें इस टारगेट को अचीव करने के लिए CO2 के साथ साथ मीथेन पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये टॉपिक इसी बारे में है. सिर्फ 2019 के अगर एमिशंस को देखा जाए ऑफ मीथेन स्टूड एट 11,000 मिलियन टन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट था. अब आते हैं, एक स्पेसिफिक कमिटी है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का समिट हुआ, जिसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई, और उसमें कई सारी चीजें थी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट है. सबसे पहली चीज यह है कि मीथेन एमिशंस वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर में कितने सालों तक रहते हैं वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. सो मीथेन की जो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर में कितने टाइम तक रहता है, वो बहुत शॉर्ट टाइम तक रहता है, 12 से 15 साल. यानी कि अगर आज की डेट में जितना मीथेन एमिट हो चुका, अगर आज हम रुक जाएं तो अगले 15 साल में 2035 2038 तक मैक्सिमम मीथेन एटमॉस्फेयर से खत्म हो जाएगा. इट हैज अ लाइफ ऑफ 12 to 15 years. बट कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, कि जो लाइफ है एटमॉस्फेयर में, वो 150 से 200 साल तक रहती है.
यानी कि अगर 800 करोड़ लोग सांस ले रहे हैं तो हमें 150 से 200 साल तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में मिलेगी। इस वजह से पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से फॉरेस्ट्स या जंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वाई दे आर टर्म्ड एज द नेचुरल लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। भाई कौन CO2 इनहेल कर रहा है? पेड़ कर रहे हैं। तो अगर पेड़ों से अधिक CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो वो CO2 नेचर में घूम रही है और वो इवेंचुअली हमें ही इंपैक्ट करेगी। सो हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए मीथेन का जो एमिशन है वो 12 से 15 साल एटमॉस्फेयर में रहता है, लेकिन मीथेन का जो एमिशन है वो 12 से 15 साल में 20 गुना ज्यादा घातक है एज कंपेयर टू CO2। उसका कंट्रीब्यूशन जो पोटेंशियल में है दैट इज 28 टाइम्स दैट ऑफ CO2, मेक्स इट एन इमीडिएट रिस्क। तो इमीडिएट रिस्क मीथेन है। ऑल्दो मीथेन कम टाइम तक रहता है लेकिन उसका रिस्क कई ज्यादा है एज कंपेयर टू CO2, इट इज 28 टाइम्स मोर। सो IPCC ने क्या बोला? It calls for 34% methane reduction by 2030 compared to 2019 levels for fighting climate change। तो ये चीज करने के लिए 34% मीथेन का एमिशन कम करना पड़ेगा। तो इसी चीज को लेकर जो हाल ही में समिट हुआ था, उसमें क्या ग्लासगो में समिट हुआ था, 2019 में रिपोर्ट आई, उसके बाद 2021 में समिट हुआ, उसमें एक स्पेसिफिक प्लेज लिया गया। उस प्लेज का नाम था GMP, ग्लोबल मीथेन प्लेज। इसको स्पेयर हेड करा था US और यूरोपियन यूनियन ने। भारत इसका सिग्नेटरी अभी तक नहीं है। तो इसमें क्या हुआ था? That to the UN framework in Glasgow 2021, that it is a voluntary agreement of GMP that was achieved. So it aims to reduce global methane emissions by 30% from 2020 levels by 2030 and avert 0.2 degree Celsius of climate change, of warming। मतलब अगर आप अभी से शुरू करोगे 2030 तक 30% कम करोगे तो उसका कितना इंपैक्ट होगा क्लाइमेट पे? सिर्फ और सिर्फ 0.2 डिग्री, ओनली 0.2 डिग्री। और हमें कितना कंटेन करना है? 1.5 के नीचे करना है। 30% मीथेन रिडक्शन से 0.2 डिग्री होगा। तो आप सोच लीजिए कि हमें कितना रिडक्शन इसमें करना होगा, ये कितनी मेहनत करनी होगी। और जैसा मैंने आपको बताया 149 कंट्रीज ने साइन करा है, भारत एक सिग्नेटरी नहीं है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, GMP के बारे में याद रखिएगा। तो अब सवाल ये होता है कि आप ये बोलोगे GMP जो मीथेन के एमिशंस कहां से होते हैं, सोर्सेस क्या है? तो एक तो मैंने आपको चीज अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी। इसके कई सारे जो है एमिशन फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर कुछ देशों में है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जहां पे मिक्स्ड फार्मिंग भी होती है, जैसे कि लाइव स्टॉक रेयरिंग प्लस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप ग्रोइंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है पैडी का, क्योंकि पैडी को जब आप पानी में डुबो के रखते हो तो दैट इज अ सोर्स ऑफ CH4 एमिशन। जैसे कंपोस्ट से CH4 एमिट होता है, मीथेन गैस एमिट होती है, सिमिलरली पैडी को जब ग्रो करते हैं दैट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इन एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। सो एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट मीथेन सोर्स इन 7 आउट ऑफ 15 हाई मीथेन एमिटिंग कंट्रीज। जितनी मीथेन एमिटिंग कंट्रीज है 15 में से 7 देशों में जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एग्रीकल्चर। Followed by that is burning of fossil fuels. Oil, gas and coal remains the primary source of methane in rest of the 8 countries. In India, agriculture is the source for 62% of its total emission. 62% जो रीजन है CH4 के emission का वो एग्रीकल्चर है। तो उसका पूरा चार्ट है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। भारत में 62% जो कंट्रीब्यूशन है मीथेन का एग्रीकल्चर से है, 9% कंट्रीब्यूशन जो है कोल से है, 4% ऑयल एंड गैस से है और 25% बाकी चीजों से है। सो दिस इज इंडिया। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, चाइना में 33% एग्रीकल्चर से है, 38% कोल और ऑयल एंड गैस वगैरह से है। तो बाकी अब मेक्सिको में 40% है, नाइजीरिया में 32% है, पाकिस्तान में 73% है, इतना मैस, ऑस्ट्रेलिया में 44% है, ब्राजील में 70% है। ये आपकी हाई मीथेन एमिटिंग कंट्रीज में से आती है जिसमें एग्रीकल्चर टॉप सोर्स है। और बाकी आप ईरान में देखो 76% फॉसिल फ्यूल, कतर में 87%, रशिया 56%, सऊदी 73%। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया हुआ है मीथेन एमिशंस का। तो अब आते हैं सोल्यूशन पे। सबसे बड़ी बात है कि क्या इस चीज का सोल्यूशन है? फिर वही बात, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज ब्यूरोक्रेट्स, आप लोगों को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। आप लोगों को सोल्यूशन फाइंड करना है और इंप्लीमेंट करना है। तो क्या भारत सरकार ने इस चीज को लेकर कोई सोल्यूशन इंप्लीमेंट करा है? बिल्कुल करा है। व्हाट हैव बीन द एफर्ट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट? आपको प्रॉब्लम से एसोसिएट करवाते हैं कि सोल्यूशन कैसे इफेक्टिव रहेगा।
सो दो नॉट सिग्नेटरी ऑफ जीएमपी, हमने नहीं साइन करा, बट सेवरल प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। सो देखिए अब क्या है, मैंने आपको बताया राइस कल्टीवेशन या पैडी कल्टीवेशन से बहुत मैसिव एमिशन होते हैं CH4 के। तो अब भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च करा, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसमें टोटल मिला के 8 सब मिशंस थे। उन 8 सब मिशंस में से एक सब मिशन था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, to promote climate resilient practice and to reduce emissions, कि climate resilient practice को आप प्रमोट करें और emissions को reduce करें। इसका बेसिक कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि राइस कल्टीवेशन के एरिया को या राइस कल्टीवेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए आप राइस के फार्मिंग के तरीके को थोड़ा डिफरेंट बनाएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स को यूज करें जिसमें उतने पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सीधी बात ये चीज है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस। ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है और अब बारी बारी अलग अलग जगह पे पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। दूसरा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज ऑफ एनिमल्स, जो जैसे बफलो बोवेनिटी है, बोवाइन है, सो देयर स्टमक टर्निंग प्रोसेस, देयर डाइजेशन प्रोसेस, देयर फार्ट्स रिलीज अ लॉट ऑफ मीथेन। सिमिलरली जो गोबर है वो बहुत मीथेन रिलीज करती है, जिसकी वजह से बोवाइन ब्रीडिंग क्वालिटी को बेटर करना है इन ऑर्डर टू, बिकॉज दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, भाई सबसे हम एक तो क्लेम करते हैं कि सबसे बड़ी जो है बोवाइन पॉपुलेशन हमारे देश में है, सबसे बड़ी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन 500 मिलियन की हमारे देश में है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा मीथेन भी हमारी कंट्री में एमिट हो रहा होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन टू प्रोवाइड इंप्रूव्ड बोवाइन ब्रीड स्टॉक टू आवर कंट्री, ये चीज करी जा रही है। तो ये देखिए दो सॉल्यूशंस हैं जो कि इंप्लीमेंट हुई है डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ मीथेन रिडक्शन टेक्नोलॉजी, ये है अवेलेबल, कंपनीज एंड फार्मर्स रेजिस्ट यूजिंग देम ड्यू टू एनहांस्ड कॉस्ट। अब देखिए राइस कल्टीवेशन को अगर आप एक स्पेसिफिक अलग तरीके के क्रॉप्स पे ग्रो करना चाहते हो, वो मुश्किल हो रहा है तो आप नहीं करोगे क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो कौन ज्यादा कॉस्ट इनकर करे, फार्मर्स कॉस्ट ज्यादा क्यों इनकर करे, ये बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये अभी तक मैसिव स्केल पे अडॉप्ट नहीं हो पाया है या ये स्केल नहीं हो पाई है चीजें। तो ये तो एग्रीकल्चर का मेजर रीजन था और भारत के एफर्ट्स थे जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। प्रॉब्लम का इंप्लीकेशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब दूसरी जो चीज है वो है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस अगेन आर एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। ऑयल एंड गैस का कंट्रीब्यूशन भी है, भारत में कम है, और देशों में जैसे चाइना में कोयले की बर्निंग इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से emissions है। So it is highest emitting sector for 6 out of 15 countries. Russia, Saudi are often blockers of climate action. ये ब्लॉक कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। So China, the world's largest methane emitter, unveiled a methane plan in November 23, लेकिन ये बकवास था। It falls short of expectations क्योंकि चाइना अपने फायदे के लिए जो चीज नहीं होगी वो नहीं करना चाहेगा। No targets mentioned for coal sector की कोल सेक्टर में आप क्या कर रहे हो, कोल का ऑल्टरनेटिव यूज करोगे नहीं करोगे, which emits 18 million tons more methane than total emissions by the EU। तो ये जो है, जो पूरे यूरोपियन यूनियन का मिला के है, उससे ज्यादा अकेला चीन कर रहा है। तो क्या आपने इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला? कोई निकाला नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि आप बोलोगे छोटे छोटे देश हैं या कम जनसंख्या वाले देश हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनका पर कैपिटा कार्बन एमिशन कई ज्यादा है, टनों में। आपको बताते हैं। So methane emissions from agriculture न्यूजीलैंड में है 0.23 टन्स पर कैपिटा, 23 टन पर कैपिटा 0.23 टन, और ऑस्ट्रेलिया के है 0.09 टन। बाकी देशों का इससे बहुत कम है। दे हैव द हाईएस्ट पर कैपिटा मीथेन एमिशंस। तो आप सोच के देखिए कि अच्छा खासा एमिशन है। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या चीजें करी जा रही है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा अभी बाकी है, ये हम जरूर करेंगे, लेकिन इस पे एक पहल शुरू हो गई है। और जैसा मैंने बताया, GS3 एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और प्रीलिम्स के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप इसके बारे में सोचते हैं और क्या कोई और सोल्यूशन है, या और आपको लगे कि किसी और कंट्री में कुछ इंप्लीमेंट किया है तो जरूर शेयर करें। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।